ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये क्लाइमैक्स है चैप्टर का, एंड हो रहा है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऐसा कोई भी डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम मिरर या लेंस की कौन सी एबिलिटी, मिरर या लेंस क्या करते हैं, या तो कन्वर्ट या फिर डाइवर्ज, या फिर कोई प्रिज्म यूज करते हैं। प्रिज्म क्या करता है, डिस्पर्स या डेविएट, दो काम करता है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो लिखोगे एनी इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस in which any instrument or device in which we use convergence or divergence produced by mirrors or lenses, or deviation or dispersion produced by prism are called, कॉमा लगा दो, are called optical instrument। एग्जाम्पल, ह्यूमन आई। ह्यूमन नहीं लगाए तो क्या इंस्ट्रूमेंट नहीं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। खरगोश की आंख, वो भी है, क्योंकि लेंस है। हर आंख में क्या है, लेंस है, और लेंस है तो वो क्या बन गई, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। कैलिडोस्कोप भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें प्लेन मिरर यूज कर रहे हैं, हालांकि वो इस डेफिनेशन से बाहर हो गए। कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस हमने यूज नहीं किया, प्लेन मिरर यूज किया, जो कन्वर्ज भी नहीं करता और डाइवर्ज नहीं करता, फिर भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जंपी लेवल। कई बार तुमने देखा हो सड़क के किनारे एक ट्राइपॉड लगाकर लोग कुछ देख रहे होते हैं, दूर झंडा होता है और वो उसमें से देख रहे होते हैं। वो लेवल नहीं देख रहे होते हैं कि कितनी डिस्टेंस में कितना स्लोप है सड़क में, पानी बहेगा अगर सड़क पर तो किधर से किधर जाएगा। उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं जंपी लेवल। जितने भी बच्चे सिविल ब्रांच लेंगे वो जंपी लेवल यूज करेंगे। ऐसे ही और भी कई इंस्ट्रूमेंट है। एक होता है सेक्सटेंट, उसमें क्या करते हैं कि हर इंजीनियरिंग कॉलेज में एक वाटर टैंक होता है, टंकी पानी की। फिजिक्स लैब से टंकी की दूरी तुमको दे दी जाती है कि डिस्टेंस कितनी है, और तुम फिजिक्स लैब में वो टेलीस्कोप जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है उसको लगाते हो, उसमें से देखते हो, पहले उसको सेट करते हो बॉटम पर, टंकी के पैर जहां यानी जिस पे टिकी हुई है वो बॉटम पे एंगल लगा होता है, सेमी सर्कुलर स्केल होता है। एंगल की रीडिंग लेते हो, फिर उसको तुम घुमाते हो, टंकी के टॉप पर सेट करते हो, क्रॉस वायर होता है, टॉप की रीडिंग लेते हो, दोनों का डिफरेंस एंगल के टर्म्स में आ गया तुम्हारे पास। अब तुम tan थीटा लगा सकते हो, डिस्टेंस में पता है तो तुम टंकी की हाइट निकाल सकते हो, और जरूरत भी हो फीता लेके थोड़ी नापेंगे टंकी के ऊपर से गिरा के कितनी ऊंची टंकी है, तो ऊंची बिल्डिंग्स को नापने का ये तरीका है। तो ऐसे कई इंस्ट्रूमेंट जिसमें लेंस, मिरर या प्रिज्म हमने यूज किया वो कहलाएगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो तुम्हारे सिलेबस में क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप। पर ह्यूमन आई की डिटेल को मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूं, जो कॉमन बातें सभी को पता होनी चाहिए। आई में रेटिना है, आई बॉल का साइज है लगभग 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। सबसे आगे होता है कॉर्निया, उसके पीछे एक लिक्विड फील्ड होता है। रेटिना में रिसेप्टर्स होते हैं, रॉड शेप्ड सेल्स एंड कोन शेप्ड सेल्स। कोन शेप्ड सेल्स कलर सेंस करते हैं, रॉड शेप्ड सेल्स लाइट की इंटेंसिटी को सेंस करते हैं। इलेक्ट्रिक वेक्टर जो है लाइट में उससे स्टिमुलेट होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक वेक्टर को हम ऑप्टिकल वेक्टर भी कहते हैं। जो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें किससे फर्क पड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा होगा, एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो लाइट की इंटेंसिटी में ज्यादा फील होगी। तो इमेज कहां बनती है, रेटिना पर। कैसे बनती है, इन्वर्टेड ब्रेन उसको इंटरप्रेट करके देता है, सीधी करके दिखाता है। तो ये सारी बातें हैं। तो ह्यूमन आई के लिए परसिस्टेंस ऑफ विजन है 16 फ्रेम्स पर सेकंड। कोई भी चीज हमारे सामने 16 फोटो से ज्यादा अगर एक सेकंड में निकाल दिया जाए
तो हमें वो एक मोशन फिल्म लगती है, कंटिन्यूस लगता है। तो आजकल जो पिक्चर आ रही है उसमें 60 फ्रेम्स पर सेकंड चल रहे हैं, 60 FPS, तो बिल्कुल यूनिफॉर्म लगती है कि सब कुछ हमारे सामने घटित हो रहा है। चार्ली चैपलिन वाली फिल्में चलाई जाती है 16 फ्रेम्स, एग्जैक्टली 16 फ्रेम्स पर सेकंड पर, तो तुम उसमें डिसकंटिन्यूटी फील करते हो, हाथ यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया, या छड़ी वो जैसे चलता है वो वैसे चलता नहीं है। उसको रिकॉर्ड भी किस पर किया गया, 16 फ्रेम पर सेकंड, और चलाया भी किस पर जाता है, 16 FPS पर। तो 16 FPS पे चलाएंगे तो डिसकंटिन्यूटी फील होगी। तो ये परसिस्टेंस ऑफ विजन कहलाता है। मधुमक्खी की आंख के लिए परसिस्टेंस ऑफ विजन है 1000 फ्रेम पर सेकंड। तो मधुमक्खी के लिए टाइम का मतलब कुछ और है। जैसे कई पिक्चरों में कंसेप्ट आया, तुमने देखा कि किसी ने समय को रोक दिया, उसने फिर वो गोली उधर जा रही तो वहां से इधर कर दिया, ऐसे कर दिया, वगैरह वगैरह, है ना। तो इसको इस तरह से समझो कि मधुमक्खी के लिए टाइम का मतलब अलग है। वो 1 सेकंड में 1000 फोटो देख सकती है, तो वो स्लो मोशन में चलेगा काम सारा। जो हम चल रहे हैं वो मधुमक्खी के लिए कैसे होगा, स्लो मोशन में। जैसे चार्ली चैपलिन की फिल्म हमको दिखाई देती है, वैसा मधुमक्खी को दिखे, क्योंकि वो तो दूसरी मधुमक्खी जो पंख फड़फड़ा रही है उसके पंख उसको हिलते हुए दिखते हैं, हमको नहीं दिखते, क्योंकि उसका परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या है, 1000 फ्रेम्स पर सेकंड। तो उसके लिए 1 सेकंड का मतलब अलग है, उसके लिए 1 सेकंड बड़ा है, हमारे लिए 1 सेकंड छोटा है, समझ गए। इट डिपेंड्स ऑन परसिस्टेंस ऑफ विजन। फिर आई डिफेक्ट कौन कौन से हैं जिनसे तुम्हें अवेयर होना चाहिए। मोस्ट कॉमन आई डिफेक्ट है मायोपिया, दूर की नजर कमजोर हो जाना। इट इज बिकॉज जो आई बॉल है हमारा वो फैल जाता है। आई बॉल अगर फैल गया तो इमेज रेटिना पर बनने के बजाय कितनी दूर बनाना था लेंस को, जो आई लेंस है कॉन्वेक्स लेंस है, जो अपना कर्वेचर चेंज कर सकता है। कर्वेचर चेंज करके उसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाती है। लेंस मेकर्स फॉर्मूले के हिसाब से 1/f इक्वल टू n - 1 टाइम्स 1/r1 - 1/r2, और फोकल लेंथ चेंज होने से उसमें एक एबिलिटी आ जाती है, इसको बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। वो पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है कि v तो फिक्स है, इमेज को बनना 2.5 सेंटीमीटर दूर, पर u पास से लेकर नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से लेकर फार पॉइंट इंफिनिटी तक के ऑब्जेक्ट्स को कहां फोकस करना है, उसको रेटिना पर। तो वो कौन कर रहा है, आई लेंस। और आई लेंस से कौन करवा रहा है, तो बोलते हैं सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स उस पर प्रेशर लगाती हैं, उससे उसका कर्वेचर चेंज होता है। तो जब हम दूर देख रहे होते हैं हमारी सिलेरी मसल्स को कोई वर्क नहीं करना पड़ता, लेंस की फोकल लेंथ होती है ज्यादा तो कर्वेचर होता है कम। लेंस की फोकल लेंथ जितनी ज्यादा होगी कर्वेचर उतना ही कम होगा, यानी वो मोटा नहीं होगा, पतला होगा। ये लैब में जाकर तुम फील कर सकते हो, 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाला भी मांगो उनसे, और 10 सेंटीमीटर वाला भी 5 सेंटीमीटर का बीच में ज्यादा मोटा होगा। तो जब पास में देख रहे होते हैं तो सिलेरी मसल को दबाना पड़ता है, आइस पर स्ट्रेन आता है। यही कारण है जब तुम पढ़ते हो या टीवी देखते हो या मोबाइल के स्क्रीन पर तो आइस पर स्ट्रेन आता है, हम बोलते हैं स्ट्रेन्ड आई, नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, ये दो टर्म। पास का देख रहे हैं और जब दूर का देख रहे होते हैं, ट्रेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, सफर कर रहे हो, सीनरी देखते हुए, या रात में आसमान देखो, आइस पर कोई स्ट्रेन नहीं आता, क्योंकि सिलेरी मसल्स रिलैक्स्ड होती हैं। लेंस जो है सबसे पतला होता है उस समय, उसका कर्वेचर सबसे कम होता है, समझ गए। तो मायोपिया में क्या हुआ, आई बॉल का साइज बढ़ गया तो इमेज रेटिना से पहले बन रही है, रेटिना से पहले बन रही है तो उसको रेटिना तक पहुंचाने के लिए डाइवर्जिंग लेंस चाहिए, यानी कॉन्केव लेंस लगाना पड़ता है, कॉन्केव लेंस का चश्मा जिसकी पावर नेगेटिव में होगी। तो अगर तुम्हारे चश्मे का नंबर नेगेटिव में, मतलब तुमने कौन से लेंस का चश्मा लगाया, कॉन्केव लेंस का चश्मा लगाया। वो कॉन्केव लेंस इमेज को वापस रेटिना पर बनाता है, डाइवर्ज कर। दूसरा, बचपन में कई बार एंटीबायोटिक की हाई डोज, हेवी डोज अगर खानी पड़ जाए बच्चे को बीमारी की वजह से, तो ये एंटीबायोटिक जैसे बोलते हैं दवाओं की गर्मी, अंग्रेजी दवाओं की गर्मी ऐसे बोलते, कई मैं बड़े लोगों को बोलते हुए सुना कि दूध जरूर पियो, अंग्रेजी दवाएं गर्म होती। बच्चों आईज का जो लिक्विड है अंदर वो सूख जाता है, आई कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, आई बॉल कॉन्ट्रैक्ट हो गई। आई बॉल कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो छोटे छोटे बच्चों को मोटे मोटे लेंस का चश्मा लगाना पड़ता है, पास की नजर कमजोर हो जाती है। अदरवाइज तो 40-45 साल की उम्र के बाद जब सिलेरी मसल्स अपनी स्ट्रेंथ खो देती है कर्वेचर को कंट्रोल करने की, उनका लचीलापन कम हो जाता है, स्टिफ हो जाती है वो, तब जरूरत पड़ती है मेरी एज में आकर, तब पास की नजर कमजोर होती है। पर इसका कारण अलग है, इसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया, और अदरवाइज वो हाइपरमेट्रोपिया। यानी प्रेस बायोपिया में हाइपरमेट्रोपिक इफेक्ट भी हो सकता है और मायोपिक इफेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि जो सिलेरी मसल्स हैं उनकी जो कंट्रोल करने की एबिलिटी है वो खत्म हो गई, स्टिफ हो गई वो। पर अगर बचपन में ही हुआ है एंटीबायोटिक डोज की वजह से आई बॉल कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो इमेज अब रेटिना के पीछे बन रही है, पीछे बन रही है तो वापस रेटिना पर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस।
जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव में होगी। तो जिनको प्लस नंबर का चश्मा है मतलब वो पास की नजर कमजोर है। क्लियर? एक डिफेक्ट होता है एस्टिग्मेटिज्म, जो हम आलसी हैं उसकी आदत की वजह से होता है, या किसी को औंधे मुंह सोने की आदत है, आई बॉल दब गया साइड से, लगातार ऐसा हो रहा है। आई बॉल अगर दबता रहेगा साइड से तो जो परफेक्ट स्फेरिकल शेप था वो कन्वर्ट हो जाता है इलिप्टिकल में। अब वो एक बार इलिप्टिकल हो गया तो अब सिलिंड्रिकल लेंस का चश्मा लगाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट फैला फैला दिखेगा तुमको, रात में चंद्रमा देखोगे परफेक्ट स्फेरिकल नहीं फैला हुआ दिखेगा साइड से, मतलब तुम्हें क्या हो गया एस्टिग्मेटिज्म। ऐसी कोई बार स्ट्रक्चर है जैसे हॉरिजॉन्टल रॉड भी है और वर्टिकल भी है, तो साइमल्टेनियसली या तो वर्टिकल ही साफ दिखेंगी या तो हॉरिजॉन्टली साफ दिखेंगी, दोनों पर एक साथ फोकस नहीं कर पाओगे, मतलब तुम्हें क्या हो गया एस्टिग्मेटिज्म हो गया। क्लियर? इतना जानना काफी। नाउ हेडिंग सिंपल माइक्रोस्कोप फर्स्ट। अच्छा ये तो जानते हो तुम, वो जो सांड जिसके लिए कहते हैं कि लाल रंग के कपड़े के पीछे भागता है, वो लाल रंग देख ही नहीं सकता। एवरीबॉडी नोस, क्योंकि कलर ब्लाइंड होते हैं सब जानवर जो होते हैं, ज्यादातर खरगोश गाय, इनको कलर्स नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट देखता है। तुम्हारा पोमेरियन कुत्ता जो तुमने पाल रखा है वो ब्लैक एंड व्हाइट देखता है, उस शेप, क्योंकि कौन शेप सेंस उसकी आंख में नहीं है। तो सवाल उठता है फिर वो सांड लाल कपड़े के पीछे भागता है, वो हिलता हुआ देखता है उसको, इसलिए भागता है पर्टिकुलर शेप। सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफायर। मैग्नीफायर इसी को कहते हैं, तुम में से हर एक ने इस्तेमाल किया होगा कागज जलाने के लिए, कार्बन पेपर जला सकते हैं इससे सनरेज को फोकस करके, और दवाओं पे लिखे हुए छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए हमें मैग्नीफायर की जरूरत पड़ती है। ये सिंपल माइक्रोस्कोप है, तुम बनाना चाहते हो बना सकते हो। कोई भी शीशी का ढक्कन लेकर उसमें एक छेद कर दो रिफिल से, पेन के रिफिल से, उस ढक्कन में तुम पानी की ड्रॉप फंसा दो, सरफेस टेंशन की वजह से अटक जाएगी, उसमें निकलेगी नहीं, या ग्लिसरीन की ड्रॉप डाल दो उसमें। अब इसको तुम किसी के ऊपर ले जाओ छोटे अक्षर के ऊपर तो बड़ा होकर दिखेगा, वो हो गया सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफायर। तो इसे बनाना आसान है। तुम अपने मोबाइल के कैमरा से जूम करके फोटो लेना चाहते हो तो थोड़ा सावधानी से पानी की एक ड्रॉप तुम उस पर टपका सकते हो उसके लेंस पर, तो वो जूम लेंस का काम करेगी, मैग्नीफायर का काम करेगी, डिटेल आ जाएगी। इसको हम किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को हम दो एडजस्टमेंट में यूज कर सकते हैं, नियर पॉइंट एंड नॉर्मल। यानी फाइनल इमेज कहां बन रही है 25 सेंटीमीटर पर, तो बोलेंगे नियर पॉइंट एडजस्टमेंट फॉर स्ट्रेन्ड आई, और फाइनल इमेज बन रही है इंफिनिटी पर, तो क्या बोलेंगे नॉर्मल एडजस्टमेंट फॉर रिलैक्स्ड आई। तो इसमें कुछ लैंग्वेज लिखनी है, लिखोगे a convex lens can be used as magnifier. A convex lens can be used as magnifier in following two configuration, in following two TWO2 configuration dash. First, near point adjustment ब्रैकेट में स्ट्रेन्ड आई। आंख पर जोर पड़ेगा, क्यों पड़ेगा तुम जानते हो, क्योंकि सिलरी मसल्स को वर्क करना है। तो तुम बनाओगे एक डबल कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, थिन लेंसेज हमारे सिलेबस में सारी बेंडिंग हम दिखाएंगे इस लेंस की सेंटर लाइन से, ऑप्टिक सेंटर सी, लॉजिकल सीक्वेंस डायग्राम में वो सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे। इसके दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं, हर लेंस के दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं, काम हमेशा सिर्फ एक ही आता है, कैपिटल एफ कैपिटल एफ। अगर तुमने मैग्नीफायर यूज किया तो तुम्हें पता होगा कि ऑब्जेक्ट को तुमने कहां रखा था, विद इन ऑप्टिक सेंटर एंड फोकस। तो ऑब्जेक्ट को रखा हमने विद इन ऑप्टिक सेंटर एंड फोकस, ऑब्जेक्ट ओबी। रे डायग्राम बनाने का जो कंसेप्ट है, एक रे गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, वो जाएगी फोकस से, दूसरी रे ऑप्टिक सेंटर से अनडेविएटेड स्ट्रेट चले जाएगी, इधर इन दोनों की टेंडेंसी है डाइवर्ज होने की, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, तो जहां पर मिलती हुई लगेंगी, यानी वर्चुअल हो गया लगेंगी,
वास्तव में मिलेंगी, रियल हो गया, लगेंगी वर्चुअल। वर्चुअल एंड इरेक्ट सीधा ही दिखना चाहिए मैग्नीफायर से, तभी काम का। इमेज फॉर्म हो गई आई एम। जितना एंगल ऑब्जेक्ट बना रहा है अल्फा, हमें दिख रहा है उतना ही एंगल इमेज बना रही है। तो जब दोनों सेम ही एंगल बना रहे हैं, यहां पर हम डिफाइन करते हैं मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग पावर आल्सो। तो तुमसे पूछा जाता है कि बताओ फिर इस लेंस ने मैग्नीफाई कैसे किया। अगर मैं इसके लिए देखो लीनियर मैग्निफिकेशन हमने डिफाइन किया था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो इंस्ट्रूमेंट है माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इनके लिए हम एंगुलर मैग्निफिकेशन डिफाइन करते हैं और हम बोलते हैं रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू दैट एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। जबकि तुम यहां देख रहे हो इमेज जो एंगल बना रही है ऑब्जेक्ट भी वही बना रहा है। तो तुमसे सवाल पूछते हैं कि बताओ फिर इसने मैग्नीफाई कैसे किया। तो इसको हम डिस्कस करते हैं कल। आज के लिए काफी है। थैंक यू।